जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एमएम एकेडमी का एक साल कंप्लीट होने जा रहा है 10 अप्रैल को, मतलब मेरे बर्थडे के दिन हमने पिछले साल एमएम एकेडमी लॉन्च किया था। और हमारा मोटिव यही था कि एमएम एकेडमी को क्वालिटी कंटेंट बनाया जाए, मतलब यहाँ पर जो प्रचार होता है, जो मार्केटिंग होती है, वो करने की ज़रूरत ना पड़े, इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने लाया जाए। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा आपने रिस्पांस दिया, और आप सभी लोगों ने इतना अच्छा प्रोडक्ट रहने के बाद आप सभी लोगों ने उसको माउथ टू माउथ शेयर किया, जिससे कि जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आए, एंड जो हमारी फैमिली है एमएम एकेडमी की काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हुई। तो अब यहाँ पर एक साल होने के साथ साथ आप सभी के लिए जो एक मेगा ऑफर है वो लाया जा रहा है। लेकिन ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 500 एस्पिरेंट्स के लिए ही है। और आप सभी को पता होगा, अगर आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हो, तो कल शाम 6 बजे ये जो ऑफर है ये लागू किया गया। अब इम्प्लीमेंट करने में 6:30 हो गए थे। अब यहाँ पर 500 लोग जो है उनके लिए किया गया था। और अब तक, मतलब अभी मैं ये जो वीडियो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 बजे के आसपास, तो कल शाम 6 बजे से आज सुबह 11 बजे तक लगभग 200 जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 300 के आसपास। और ये मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये जो 200 है, ये न्यू सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपग्रेड भी किया है। जिन लोगों ने एक एक महीने का लिया था, या 3 3 महीने का लिया था, या 6 महीने का लिया था, उन्होंने 1 साल 2 साल एक्सटेंड किया है। तो ये जो है ये मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ऑलरेडी नए आ रहे हैं उनकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो 200 जो है उसके आसपास यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब 300 सीट्स अभी बची हुई है। तो इसीलिए आप अगर डिले करोगे, आप अगर सोच विचार में अपनी जो टाइम है वो बर्बाद करोगे, तो समझ लीजिए आपके जो ड्रीम्स है वो आपसे और दूर जाते जाएंगे। आपके ड्रीम्स को अगर अचीव करना है, क्योंकि देखिए खुद पर इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट अगर आप सही ढंग से, सही तरीके से, सही जगह पर करते हो, तो उसके रिटर्न जो है आपको सही ड्रीम के लिए जरूर मिलते हैं। और अगर आप आपके ड्रीम्स के लिए थोड़े भी सीरियस हो तो आप इन्वेस्टमेंट करने से ना चुकोगे। क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डर्स देखते हो, उनका ड्रीम होता है बॉडी बिल्डिंग करने का। तो अगर वो ये सोचे कि नहीं, मुझे जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो नहीं लेना है, मुझे जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो नहीं लेना है, तो फिर उसकी बॉडी कभी बन ही नहीं पाएगी, उसके ड्रीम्स तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। हम भी यही करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि नहीं यार, बिना इन्वेस्टमेंट के ही हम मुझे रिटर्न्स मिल जाने चाहिए। नहीं मिलता है, आपको करना पड़ेगा। और सही जगह पर जब आप करते हो, सही जगह सही प्लेटफॉर्म आपके पास है, तो फिर क्यों ना करें। 7 8 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है, चलिए शुरू करते हैं। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो पीडीएफ के लिए, क्योंकि पीडीएफ आप सभी जानते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हमारे जो पीडीएफ है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली रहती है। माइंड मैप के जरिए हम यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि माइंड मैप के थ्रू आपका जो रिवीजन है वो समझ लीजिए 3 से 4 मिनट में पूरे न्यूज़पेपर का हो सकता है। तो इसीलिए जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आइए यहाँ पर हम जो एमसीक्यू है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, मतलब कोबरा जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको कौन सा सही स्टेटमेंट है ये पहचानना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इसमें है कोबरा जो है स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। ये एक प्रोफिशिएंट है गोरिल्ला टैक्टिक्स में और जंगल वॉरफेयर में। गोरिल्ला टैक्टिक्स आप सभी को पता ही होगा, और जंगल वॉरफेयर जो होते हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट है। ओरिजिनली स्टैब्लिश किया गया था नक्सलाइट प्रॉब्लम जो है उसको काउंटर करने के लिए। तो अब यहाँ पर आपको कोबरा जो है उसके बारे में जो सही स्टेटमेंट है ये यहाँ पर बताना है। आइए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस जो है उसकी यहाँ पर बात करते हैं। तो ये हम बात करेंगे 7 अप्रैल की। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक्सप्लेन सीरीज में ईवीएम ट्रांसपोर्ट एंड कैंपेन बैन्स ये हमें देखने को मिल रहा है। देखिए ईवीएम से रिलेटेड आपको सिर्फ जो ईवीएम है वो क्या है, ईवीएम से क्या क्या जो कंसर्न्स है वो निकल कर आ रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। जैसे कि पेपर ट्रायल हमें देखने को मिलता है, तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इतना आपको तैयार करना है। बाकी जो भी चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो भी चीज़ें आए, देखिए ये जो है ना, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेंस पर्सपेक्टिव से तैयार रखना है वो क्या है। एक तो ईवीएम मशीन का जो मैंने अभी आपको बताया है। सेकंड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनका, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है। देन बेनिफिट्स क्या क्या है, क्या क्या उनका
काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड कंसर्न्स क्या क्या निकल कर आ रहे हैं एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। जैसे हमने देखा हुआ है कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है, लेकिन जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको उस तरीके का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं मिलता है। मतलब ये रिमूव किए जाते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। लेकिन अगर हम बाकी इलेक्शन कमिश्नर देखते हैं तो सीधा प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इनको भी यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उसी तरीके का देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर इनको तो ज्यादा वेटेज दे रहे हैं निकालने के लिए, इनको वेटेज नहीं दे रहे हैं बाकी इलेक्शन कमिश्नर को, तो दो जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कोई भी चीज लागू करने के लिए, तो वहां पर हम जो मेजोरिटी है वो देख लेते हैं। अब सोचिए ना कि गवर्नमेंट अगर ये दो इलेक्शन कमिश्नर को अपनी तरफ कर लेती है कि भैया देखो नहीं तो निकाल दिए जाओगे, तो ये दो जो बोलेंगे उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चलना पड़ेगा, है ना। तो मतलब हमें इंडिपेंडेंट जो है वो यहाँ पर किस तरीके से देना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो उसके बारे में आता है। देन उसी के साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसके भी बारे में ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। इतना अगर आप कर लेते हो तो मेंस पर्सपेक्टिव से और कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं, यही सारी चीजें जो है ढांचा बनाकर आप उसमें डाल सकते हो। देन यहाँ पर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑप्शन जो है एमएसएमई के लिए ये यहाँ पर बताया जा रहा है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये पुतिन जो है प्रेसिडेंट रहेंगे 2036 मतलब मरने तक। देन उसके बाद एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो म्यांमार, देखिए म्यांमार जो है इंडिया और म्यांमार इनके बीच के जो भी मैटर है ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मैंने आपको माइंड मैप के थ्रू ही इंडिया म्यांमार रिलेशन जो उसके बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है जब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहे थे। देन यहाँ पर माइग्रेंट जो है उनको यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज करना, माइग्रेंट का भी जो समस्या है वो जब से पिछला लॉकडाउन लगा हुआ था तब से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। प्लस यहाँ पर जो म्यांमार है जो इश्यूज वहाँ पर हो रहे हैं। देन उसके बाद जो कॉक्स बाजार है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन यहाँ पर पोस्ट कोविड फिस्कल फ्रेमवर्क अगर हम देखते हैं तो उसमें वही है कि हमें जो पैसा है वो किस तरीके से लगाना चाहिए, जो पोस्ट कोविड है उसमें पैसा किस तरीके से जाना चाहिए, सरकार जो उससे ज्यादा खर्च करना चाहिए, सरकार ने जो है वो आमदनी भी यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, यही सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ पर अनचेंजिंग पुलिस, वही पुलिस के बारे में मैंने आपको पूछा भी था कुछ दिन पहले कि पुलिस रिफॉर्म किस तरीके से होने चाहिए, उसके बारे में आप बताइए। आपने कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने काफी अच्छी अच्छी सुझाव जो है वो वहां पर दिए थे। देन यहाँ पर पोर्शन कंट्रोल ये देखने को मिलता है। देन अगर हम आज का देखते हैं तो उसमें नेट जीरो जो है इंडिया अपोज क्यों कर रहा है। अब नेट जीरो इमिशन मतलब क्या है, हमारे पेरिस अग्रीमेंट आप सभी को पता है। नेट जीरो मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जीरो इमिशन नहीं, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि नेट जीरो मतलब होता है कि जैसे हमारे शरीर में अगर हम बियर पीते हैं तो हमारे शरीर में अगर कैपेसिटी जो है वो है 2 बियर की, 2 बियर के बाद हमारा शरीर जो है वो डोलने लग जाता है। तो अब 2 बियर तक अगर आप पियोगे तो आप स्टेबल रहोगे, उससे ज्यादा अगर आप पियोगे तो फिर आपकी बॉडी जो है वो डगमगाना शुरू हो जाएगी। उसी तरीके से हमारा जो अर्थ है, हमारा जो नेचर है, उसकी भी कैपेसिटी है कार्बन को सक करने की। अब वहां तक अगर हम करते हैं तो एनवायरमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम करते हैं तो फिर एनवायरमेंट जो है वो भी डगमगाना शुरू हो जाता है। तो नेट जीरो मतलब होता है कि जितना हमारे एनवायरमेंट की क्षमता है कार्बन को सोक करने की, उतना ही इमिशन हम करें। तो ये नेट जीरो जो है वो यहाँ पर करने की बात की जा रही है, लेकिन इंडिया जो है वो अपोज कर रहा है। वही डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनका यहाँ पर मसला जो है वो चल रहा है, जो हमने इतने बार देखा हुआ है। देन यहाँ पर सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान फॉर मार्केट बूस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनल जो है ये अभी एबॉलिश कर दिया गया है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर जानकारी जो है वो लेने वाले हैं। यहाँ पर ओपेक बॉन्ड की बात की जा रही है। बॉन्ड्स आप सभी को पता है किस तरीके के हैं ओपेक बॉन्ड, है ना, मतलब वही यहाँ पर बियॉन्ड कॉपी पेस्ट। देन उसके बाद यहाँ पर नोट ऑन एजुकेशन, देखिए एजुकेशन से रिलेटेड काफी सारी चीजें जो है वो निकल कर आ रही है। और उसी के साथ यहाँ पर रिवर लिंकिंग, अब देखिए रिवर लिंकिंग केन बेटवा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में देखा नहीं है हमने, याद है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियोस आप मिस मत कीजिए, और जो अभी से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, देखिए न्यूज़पेपर जो है ना, न्यूज़पेपर बासा हो जाता है जो सिर्फ न्यूज देखने के लिए पढ़ते हैं, याद करिए, ठीक है। न्यूज़पेपर सिर्फ उनके लिए बासा होता है जो सिर्फ न्यूज पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन जो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं उनके लिए न्यूज़पेपर साल भर पहले का भी बासा नहीं होता है। इसीलिए अगर आप अभी भी शुरुआत कर रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट जाए, क्योंकि एक या दो व्यक्ति है जो काफी पहले से, मतलब उनके जो कमेंट्स हैं मैं देख रहा हूँ अभी के न्यूज़पेपर में भी आता है, और उनका काफी पहले, मतलब समझ लीजिए सितंबर अक्टूबर जो 2020 का है उस पर भी मुझे कमेंट दिख रहा है। तो मतलब मेरा ध्यान हर जगह होता है और मुझे पता चल जाता है कमेंट से ही कौन सीरियस एस्पिरेंट है कौन नहीं है ना। जैसे कि मैं नाम भी गिना सकता हूँ लेकिन अभी मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि वो आप अगर पहले से भी पढ़ रहे हो तो काफी अच्छा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप जैन से न्यूज़पेपर जो है वो देखिए,
है ना। जैन से आप दिन में 2 लेक्चर अगर देख लेते हो प्लस आज का लेक्चर आप देख लेते हो तो समझ लीजिए 1.5 घंटा आपका जा रहा है, लेकिन 1.5 घंटे में आपको इन्फॉर्मेशन कितनी मिल रही है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो अपने आप न्यूज़पेपर आपके कवर हो जाएंगे। तो जरूर कीजिए। क्या होता है कि अगर मैं बार बार पिछली चीजों को बार बार रिपीट करता रहूंगा तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं बनेगा। जो रेगुलर देख रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, उनका वक्त जो है वो बर्बाद होगा, है ना। तो ये आप करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर लेसन फ्रॉम ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अगर हम द हिंदू की बात करते हैं तो इसमें ये वाला जो एडिटोरियल है काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला एडिटोरियल हम अच्छे तरीके से देखेंगे। वही नेट जीरो क्लाइमेट जस्टिस, वही यहाँ पर बात की जा रही है जो नेट जीरो का हमने देखा हुआ है ना। यहाँ पर रीडिफाइनिंग कॉम्बेटेंट्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुंबई जो है उसमें जो साइबर अटैक हुआ था उस परस्पेक्टिव से, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी अगर हम देखते हैं जीएस पेपर 3 उस परस्पेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर हम देखते हैं तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड म्यांमार वही आ रहा है, म्यांमार, है ना। और उसी के साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं आज का, तो आज के इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे एबॉर्शन, ये काफी डिटेल में हम देखने वाले हैं। मतलब अभी जो बिल आया ना 2021 का, उस सिलसिले में यहाँ पर हम देखने वाले हैं हम, लेकिन सभी पर्सपेक्टिव से देखेंगे। मतलब शुरुआत हम करेंगे व्हाट इज एबॉर्शन वहां से, तो काफी डिटेल में इस चीज को हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये ट्रांस पर्सन जो है वे फॉरवर्ड उनके लिए, तो ट्रांस पर्सन जो है वो उनको अभी रिक्रूट जो है वो भी किया जा रहा है, तो उसी बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी, अगेन वही चीज हमें देखने को मिल रही है, कार्बन न्यूट्रलिटी। लोक अदालत ये हमें देखने को मिल रहा है, स्पीडी ट्रायल। देखिए लोक अदालत हम सभी को पता है किस तरीके का होता है, क्या होता है, अगर हमने पॉलिटी में देखा हुआ है। बाकी कोई भी चीज इससे रिलेटेड जो है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड देन आर्ट ऑफ रेगुलेशन, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो एनालिसिस है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले MM एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए, यहाँ पर आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो भी मिल रहा है। तो MM एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, डेमो लेक्चर देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे द्वारा कंप्लीट किए गए हैं, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटी बोलिए, इंडिया ईयर बुक बोलिए, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। GS 1 2 3 4 मज़ा आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। और पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो एज ए डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। प्लान परचेस कीजिए, कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। इतने कम प्राइसेस में, ऑलरेडी कम प्राइसेस है, उसमें और डिस्काउंट मिल रहा है आपको, हेवी डिस्काउंट है। तो ये लिमिटेड पीरियड के लिए है। पहले 200 एस्पिरेंट जो है, पहले हमने 500 एस्पिरेंट का रखा था, वो 2 ही दिन में खत्म हो गए थे, तो यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है और 200 एस्पिरेंट्स के लिए। तो जल्द से जल्द यहाँ पर जो फायदा है ये लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारे एडिटोरियल्स। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, एबॉर्शन इज अ विमेन्स राइट टू डिसाइड। यहाँ पर जो महिला है उसका अधिकार है ना, कि वो डिसाइड करे कि उसको एबॉर्शन करना है या नहीं करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है ये वाला जो मैटर है वो। और सरकार जब भी इसके बारे में कोई बिल लाती है, जब भी कोई लॉ बनाती है, तो और ज़्यादा ये न्यूज़ में आ जाता है। उसका फेवर, उसका क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा होते रहता है। तो इसीलिए मेंस बोलिए, प्रीलिम्स बोलिए, उसे पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इस टॉपिक को हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आगे कभी भी अगर ये टॉपिक आए तो हमें इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत ना पड़े और हमारा वक्त जो है वो बच जाए। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एबॉर्शन मतलब होता क्या है, व्हाट इज एबॉर्शन। तो एबॉर्शन क्या होता है, अगर हम एबॉर्शन के बारे में देखते हैं तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो एबॉर्शन है ये एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस किस चीज़ की है, जिसमें जो फीटस होता है उसको यूटेरस से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब क्या है कि ये जो एग होते हैं, ठीक है, जो महिला है उनका जो एग होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। एग क्या होता है, यहाँ से समझ लीजिए फेलोपियन ट्यूब है, उससे बाहर निकल रहा है। देन उसके बाद यहाँ तक आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ से स्पर्म जो इंजेक्ट हो रहा है, तो स्पर्म इससे मिलता है। देन यहाँ पर यूटेरस जो होता है उसकी लाइनिंग थिक हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो जाती है। देन उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो है, प्रोसेस जो है वो शुरू होती है। देन उसके बाद जो बच्चा है, जो फीटस है, वो वहाँ पर तैयार होता है। अब एबॉर्शन में क्या होता है, जो फीटस है इसको यूटेरस से बाहर निकाल लिया जाता है। मतलब यूटेरस से क्या किया जाता है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि एक्सपेल जो है वो तो बच्चा जब जन्म लेता है तब भी उसको बाहर निकाला जाता है, बराबर है। जब कोई बच्चा जन्म ले रहा है तब भी उसको बाहर ही निकाला जा रहा है। लेकिन एबॉर्शन और इसमें डिफरेंस क्या है कि नॉर्मली जो डिलीवरी होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है, उसको यूटेरस से बाहर निकाला जाता है, वो बाहर की कंडीशंस में सरवाइव कर पाता है। लेकिन एबॉर्शन का मतलब वो होता है कि जब फीटस को यूटेरस से बाहर निकाला जा रहा है, उसके आउटर कंडीशन में सरवाइव करने के पहले ही, इसको हम कहते हैं एबॉर्शन।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो प्रेगनेंसी है उसको हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं और जो फीटल डेथ है वो हमें वहां पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इट कैन बी आइदर स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, मतलब कोई इंटरवेंशन जो है उसके बिना, एंड इसमें इंड्यूस्ड भी हो सकता है, मतलब डिलिबरेटली यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी को एंड किया जा रहा है ना, मतलब मिस कैरेज हो जाता है तो मतलब वो नेचुरली हो गया है। देन उसके बाद अगर इंड्यूस तरीके से, मतलब डॉक्टरी के इसमें या फिर कोई टैबलेट्स लेकर अगर उसको एंड किया जा रहा है, डिलिबरेटली एंड किया जा रहा है, तो उसको हम इंड्यूस कहते हैं। तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए। देन उसके बाद अब रीजन जो है, रीजन क्या है एबॉर्शन जो है उसके पीछे के रीजंस क्या है? तो देखिए कई सारे रीजंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसमें का सबसे पहला रीजन जो है वो पर्सनल रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। मतलब अगर किसी का अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं प्रेग्नेंट तो हो गए हैं लेकिन जो बच्चा है उसकी अफोर्डेबिलिटी हम नहीं ले पा रहे हैं, प्रेगनेंसी की अफोर्डेबिलिटी हम नहीं ले पा रहे हैं, तो ठीक है उसको खत्म कर देते हैं। एजुकेशन, देन उसका लैक ऑफ सपोर्ट, अगर सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो भी यहाँ पर एंड कर दिया जाता है। सोसाइटल रीजंस होते हैं, मतलब यहाँ पर जो पर्टिकुलर सर्टन सेक्स है उसका ये प्रेफरेंस होता है बच्चे का, मतलब अगर मेल चाइल्ड ही चाहिए लेकिन वहां पर अगर किसी भी तरीके से, हालांकि गैर कानूनन है लेकिन फिर भी अगर उन्हें पता लगा लिया कि फीमेल है, बच्ची है, तो वहां पर भी हमें अबॉर्शन जो है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अगर लाए जाते हैं, मतलब बच्चे दो ही अच्छे, तो उस सिनार में भी अगर तीसरा बच्चा जो है वो गलती से हो जाता है तो उस सिनार में भी जो अबॉर्शन है वो हमें देखने को मिलता है। देन मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, मतलब जो महिला है, जो मदर है, उनकी अगर जान को खतरा है तो वहां पर भी अबॉर्शन जो है वो कर दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग कारण हो सकते हैं अबॉर्शन के। अब यहाँ पर जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन है उसको कैसे यहाँ पर क्लासिफाई किया जाता है? तो उसको यहाँ पर क्लासिफाई किया जाता है अनसेफ एबॉर्शन एंड सेफ एबॉर्शन। इंड्यूस मतलब क्या? जहां पर बाहर से आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे कि टर्मिनेशन जो है प्रेगनेंसी का वो हो जाए, नेचुरल तरीके से नहीं, मिसकैरेज वगैरह नहीं, यहाँ पर सीधा आप डॉक्टरी के इससे या फिर किसी भी और रास्ते से खुद होकर अगर प्रेगनेंसी को तोड़ना चाह रहे हैं, तो इसमें होता है एक अनसेफ एबॉर्शन। इसमें दो तरीके आते हैं, दो टाइप आते हैं, एक है लीस्ट सेफ एबॉर्शन एंड लेस सेफ एबॉर्शन। मतलब यहाँ पर सबसे हानिकारक, सबसे लीस्ट सेफ, एंड यहाँ पर लेस सेफ। यहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है बाय अनट्रेन्ड पर्सन, जो भी अनट्रेन्ड व्यक्ति लोग हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। लेस सेफ अगर हम देखते हैं तो आइदर बाय ट्रेन्ड पर्सन, कोई आउटडेटेड मशीनरी यूज करके। देखिए यहाँ पर लेस सेफ मतलब क्या होता है, जो पर्सन है वो तो ट्रेंड है लेकिन जो मशीनरी है जिसका इस्तेमाल वो कर रहा है वो आउटडेटेड है। अब यहाँ पर दूसरा आता है कि अनट्रेंड पर्सन है लेकिन सेफ मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर लक पर डिपेंड होता है कि हाँ यार ये ट्रेंड पर्सन तो है लेकिन आउटडेटेड यूज कर रहा है, लकीली हो गया, अच्छा तो हो गया, है ना। या फिर अनट्रेंड व्यक्ति लेकिन चीजें बहुत अच्छी इस्तेमाल कर रहा है तो हो सकता है इससे भी कुछ अच्छा हो जाए। तो ये है लेस सेफ एबॉर्शन। नेक्स्ट आता है सेफ एबॉर्शन। इसमें जो ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स है और रिकमेंडेड मेथड जो है उसके जरिए यहाँ पर इस्तेमाल करके यहाँ पर एबॉर्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेफ एबॉर्शन। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं मेथड जो इंडिया में इस्तेमाल की जाती है एबॉर्शन के लिए, तो वो कौन कौन सी है? इसमें अगर आप देखोगे तो मेडिकल मेथड इस्तेमाल की जाती है, मतलब इसमें ड्रग जो उसका इस्तेमाल किया जाता है, नॉन इन्वेजिव, और ये जो है ये ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर जो है, इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स, है ना, उसमें वैक्यूम जो एस्पिरेशन है, मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल में किया जाता है, मैनुअल और इलेक्ट्रिक वर्जन जो है इसका इस्तेमाल करके। देखिए यहाँ पर जो हम चीजें देख रहे हैं अबॉर्शन से रिलेटेड, ये जो आर्टिकल है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर हम चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल में बेसिकली सिर्फ कंसर्न जो लास्ट में हम देखने वाले हैं, ये जो हमारा एडिटोरियल इसके लास्ट में जो हम देखने वाले हैं उतना सिर्फ एडिटोरियल में दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं अबॉर्शन जो है उसके लिए लॉ की जरूरत क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये निकलता है कि लॉ की जरूरत क्या है। देखिए जो अनसेफ एबॉर्शन है वो 10% ऑफ द मेटरनल डेथ जो है वो हमें देखने को मिलती है। मतलब अगर हम अनसेफ एबॉर्शन करते हैं तो उसमें 10% ऑफ मेटरनल डेथ जो है इंडिया में वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो स्टडी है उसने यहाँ पर किया है कि जहाँ पर एबॉर्शन बैंड है वहाँ 1 in 4 एबॉर्शन जो है वो सेफ हमें देखने को मिलते हैं। मतलब अगर 4 एबॉर्शन किया जा रहा है तो सिर्फ एक एबॉर्शन जो है वो हमें सेफ देखने को मिलता है, बाकी 3 एबॉर्शन अनसेफ होते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो निकल कर आता है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो कंट्रीज में जहां पर लीगल, मतलब यहाँ पर क्या है, लार्जर एक्सटेंट तक एबॉर्शन को लीगल बताया गया है कि हाँ आप कानूनन तौर पर एबॉर्शन कर सकते हो, वहां पर 9 in 10 एबॉर्शन जो है वो हमें सेफ देखने को मिलते हैं। मतलब 10 में से 9, सिर्फ एक एबॉर्शन जो है वो अनसेफ हमें देखने को मिलता है। अब हाई लेवल ऑफ यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज भी होता है, मतलब प्रेगनेंसी जो है वो ना हो, जेंडर इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्वालिटी हेल्थ केयर, है ना, परमिसिव लॉज जो एबॉर्शन पर वो यहाँ पर सेफर प्रैक्टिस जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे लीगल प्रोविजन जो है,
लैक ऑफ लीगल प्रोविजन, यहाँ पर इलीगल और अनसेफ अबॉर्शन जो है उसकी तरफ महिलाएं जाती है। देखिए अगर आप बैन भी कर रहे हो तो भी अबॉर्शन जो है वो तो होना ही है ना। तो इसमें क्या है कि जब आप बैन कर रहे हो या फिर आप जो इजाजत है वो नहीं दे रहे हो, तो उस सिनारियो में इलीगल अबॉर्शन जो है वो ज्यादा फैलेंगे। अब इलीगल फैलेंगे तो क्या है, अनसेफ अबॉर्शन हो जाएंगे। लेकिन वही अगर आप इजाजत देते हो तो वहां पर सेफ एंड लीगल अबॉर्शन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसलिए वेल फंक्शनिंग अबॉर्शन लॉज जो है वो रिक्वायर्ड रहते हैं, जिससे कि रिप्रोडक्टिव राइट जो है महिला की वो यहाँ पर सेफगार्ड रहे। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं ग्लोबल सिनारियो की, तो ग्लोबल सिनारियो की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो अबॉर्शन अलाउ करती है, जिससे कि वुमेन की लाइफ जो है वो यहाँ पर सेफ हो जाए 97%। फीवर कंट्रीज जो है वो यहाँ पर करती है फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग जो है महिला की, उसके लिए फिजिकल के लिए 68%, मेंटल के लिए 65%। नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज जो है वो यहाँ पर अलाउ करती है एबॉर्शन को, अगर रेप होता है, इंसेस्ट होता है या जो फेटल एबनॉर्मलिटी है वो हमें देखने को मिलती है। और इकोनॉमिक सोशल रीजन जो है ये भी यहाँ पर एबॉर्शन के ग्राउंड है 35% ऑफ द कंट्रीज में। मतलब यहाँ पर इतनी जो कंट्रीज है वो अलाउ करती है एबॉर्शन। अब यहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर कंप्लीट बैन हमें देखने को मिलता है एबॉर्शन का, जैसे कि निकाराग्वे, एल सल्वाडोर, डोमिनिकन रिपब्लिक, माल्टा। तो ऐसी कई सारी कंट्रीज है, उसमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि अगर आप मेंस में लिखते हो तो कुछ कोड भी कर सकते हो, कहीं कहीं पर बैन जो है वो भी कंट्री हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ओवर हाफ ऑफ द कंट्री 60% हैव जेस्टेशनल लिमिट ऑफ लीगल अबॉर्शन। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 9वें महीने में भी अबॉर्ट कर लो, आप 8वें महीने में भी अडॉप्ट कर लो, आप 7वें महीने, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अप टू 24 वीक्स यूके में हमें देखने को मिलता है कि अबॉर्ट कर सकते हो। 23 कंट्रीज जो है वो टर्मिनेशन अबॉर्ट करती है एट एनी टाइम एट वुमेन्स रिक्वेस्ट। किसी भी टाइम पर अगर महिला ने रिक्वेस्ट कर दिया तो वहां पर वो 23 कंट्री जो है वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ करती है, जैसे कि जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, कनाडा हो गया, घाना हो गया। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जो महिला के पूरे डिस्क्रिप्शन पर यहाँ पर अलाउ करती है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन बिल, तो देखिए मेडिकल टर्मिनेशन बिल जो है 2021 का, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कंपैरिजन भी दिया हुआ है। मेडिकल टर्मिनेशन बिल एक्ट 1971 जब लाया गया, एंड देन यहाँ पर जो नया बिल है उसमें क्या यहाँ पर चेंजेस किए गए। तो एबॉर्शन जो है अप टू 12 वीक्स, यहाँ पर पहले अगर हम देखते हैं 1971 की इसमें, तो एक डॉक्टर जो है उसके यहाँ पर एडवाइस जो है वो लगती थी। आज अगर हम देखते हैं तो एक डॉक्टर की एडवाइस लगती है। देन 12 टू 20 वीक्स अगर हम देखते हैं तो 2 डॉक्टर की एडवाइस जो है वो यहाँ पर लेनी पड़ती थी। अब अगर हम देखते हैं तो एक ही डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ती है। मतलब अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 20 वीक्स तक एक ही डॉक्टर की एडवाइस जो है वो लेना पड़ता है। देन 20 टू 24 वीक्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पहले अगर हम 1971 देखते हैं तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया जाता था, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो 2 डॉक्टर की एडवाइस जो है वो यहाँ पर ली जाती है। फिर उसके बाद 24 वीक्स अगर एक्सीड हो जाते हैं, 24 वीक्स से अगर ज्यादा हो जाते हैं, तो पहले की इसमें जब 20 वीक के ऊपर ही नहीं था तो फिर 24 वीक के ऊपर कहाँ अलाउ करेंगे। लेकिन आज यहाँ पर अगर हम देखते हैं नए बिल के तहत मेडिकल बोर्ड जो है उनकी सलाह यहाँ पर ली जा सकती है। मतलब अगर कोई फीटल एबनॉर्मलिटीज होती है तो उस केस में मेडिकल बोर्ड जो है वो यहाँ पर अलाउ करेगा कि ठीक है 24 वीक्स के ऊपर होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको अबॉर्शन करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वन डॉक्टर इफ अबॉर्शन इज इमीडिएटली नेसेसरी। यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन की जो लाइफ है उसकी अगर लाइफ बचाने का मामला है तो यहाँ पर एक डॉक्टर जो है इमीडिएट नेसेसरी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो चेंजेस है ये आप ध्यान में रखिए, आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं अबॉर्शन अलाउड अप टू 20 वीक्स, है ना। एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर जो उसकी यहाँ पर ओपिनियन जो है वो लेना जरूरी है। देन 20 टू 24 अगर हम देखते हैं तो ओपिनियन ऑफ 2 डॉक्टर जो है वो यहाँ पर जरूरी है। अब ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन जो उनके लिए है, जैसे कि रेप अगर होता है, डिफरेंटली एबल्ड है, माइनर है, तो उनके लिए यहाँ पर 20 टू 24 की इसमें 2 डॉक्टर की सलाह मशवरा लिया जाएगा ये केसेस में। अगर हम बात करते हैं 24 वीक्स के अबव, मतलब 24 वीक के अगर ऊपर हो जाता है तो फिर वो केस में क्या होगा, तो स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड जो है वो यहाँ पर डिसाइड करेगा कि जो अबॉर्शन है उसको परमिट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ये भी कौन से केस में, जो फीटल एबनॉर्मलिटी होती है उस केस में। अब बोर्ड में रहेगा कौन, तो बोर्ड में एक गायनोकोलॉजिस्ट, एक पेडिट्रिशियन और एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोग्राफर जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली 3, अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें 3 डॉक्टर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एनी नंबर ऑफ मेंबर जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर नोटिफाई करेगी, मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इंक्लूड हो गई है, बराबर है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 24 वीक्स के ऊपर अगर यहाँ पर टर्मिनेशन करना है, वो भी अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो वो सिनारियो में। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओनली डॉक्टर्स
ठीक है, ओनली डॉक्टर विद स्पेशलाइजेशन यहाँ पर गायनोकोलॉजी में वो यहाँ पर एबॉर्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी एक फीचर हमें देखने को मिलता है। और जो नाम रहेगा महिला का, ठीक है, जिसकी प्रेगनेंसी यहाँ पर टर्मिनेट की जा रही है, वो रिवेल नहीं किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पर प्राइवेसी जो है उसका यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। अब जब भी एबॉर्शन हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो रेप की वजह से है, मतलब रेप की वजह से अगर प्रेगनेंसी हुई है, और अगर वहां पर जरूरत है कि वहां पर जो प्रेगनेंसी, क्योंकि क्या होता है कि उसके बाद अगर कोई प्रेगनेंसी होती है तो महिला जो है पहले शारीरिक तौर से भी पीड़ित है, मानसिक तौर से भी पीड़ित है, और अगर इस तरीके की कोई चीज हो जाती है तो फिर वहां पर काफी ज्यादा प्रेशर जो है बिल्डअप हो जाता है ना। और 24 वीक्स के ऊपर अगर हो चुके हैं तो यहाँ पर ओनली मैनर वुड थ्रू अ रिट पिटिशन, जो रिट पिटिशन है उसके थ्रू ही यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट एक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। जो बिल यहाँ पर लाया गया है इसका बेनिफिट क्या है। देखिए बेनिफिट तो साफ साफ नजर आ रहा है कि अब यहाँ पर 24 वीक्स जो है वहां तक किया गया है। इवन 24 वीक्स के ऊपर भी अगर हो जाता है तो वहां भी चांसेस है कि आप प्रेगनेंसी जो उसको टर्मिनेट कर सकते हो। हालांकि वहां पर बोर्ड जो है उसकी वो सब होता है, लेकिन फिर भी किया तो गया है, पहले तो अलाउ ही नहीं था। अब यहाँ पर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज जो है वो डिटेक्ट की जाती है आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब पहले क्या था, पहले 20 वीक तक ऑफ प्रेगनेंसी ही आप टर्मिनेट कर सकते थे, लेकिन बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज जो है वो 20 वीक के बाद हमें पता चलती है। तो इसलिए 20 वीक के बाद पहले ऑप्शन ही नहीं था अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिया गया है कि हाँ यार एबनॉर्मलिटी है तो यहाँ पर टर्मिनेट करना जरूरी है। अब यहाँ पर ये रेप विक्टिम जो है, डिसेबल्ड जो है, माइनर वुमेन जो है, उनको भी यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं कि हाँ आप यहाँ पर जो टर्मिनेशन है वो कर सकते हो, है ना। जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है सेफली एंड लीगल तरीके से, नहीं तो पहले भी यहाँ पर होती ही थी लेकिन वो अनसेफ थी और इलीगल थी, लेकिन अब यहाँ पर इसको लीगल एंड सेफ तरीके से हम कर सकते हैं। बिल जो है ये अनमैरिड वुमेन पर भी अप्लाई हो रहा है। पहले ऐसा था कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्लॉज 1971 एक्ट, तो वहां पर अनमैरिड वुमेन जो है वो अबॉर्शन नहीं करा सकती थी। तो वहां पर क्या है, इलीगल एंड अनसेफ वे काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता था, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी एक बेनिफिट है। कंसर्न्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कंसर्न्स, हमारा आर्टिकल जो उसमें कई ज्यादा कंसर्न जो है वो बताए गए हैं। तो सभी कंसर्न को हम एक साथ देख लेते हैं। पहला है, एक्ट जो है वो यहाँ पर एब्सोल्यूट राइट जो है वुमेन का ओवर हर बॉडी ये फेल होता है। मतलब उसका डिसीजन रहना चाहिए, है ना, उसका डिसीजन रहना चाहिए कि मुझे अबॉर्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन ये स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, उनके हाथ में हमें देखने को मिल रहा है कि वो वुमेन को डिक्टेट करेंगे कि आप अबॉर्शन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज जो है कि यहाँ पर भले ही हमने 20 से 24 वीक्स तक स्ट्रेच कर दिया है, बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ कंडीशंस जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि एबनॉर्मलिटी अगर हो जाए, है ना, या फिर रेप, ये सारे सिनारियों में हमें देखने को मिलता है। सेक्शन 3(2)(b) अगर हम देखते हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन जो उनको मेडिकल बोर्ड को अप्रोच करना पड़ेगा, है ना। अगर एक्स्ट्रा और हो जाता है तो मेडिकल बोर्ड जो है उनको यहाँ पर अप्रोच करना पड़ेगा, मेडिकल बोर्ड जो है वो बताएगा। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंप्लीटली अननेसेसरी है। ये प्रिवेसी जो है उसको भी ब्रीच करता है, क्योंकि ऑलरेडी 3 डॉक्टर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं मेडिकल बोर्ड में, है ना। तो जो पहले एक सिर्फ गायनोकोलॉजिस्ट उसका एक डॉक्टर था उस तक सीमित था, अब वो और 3 डॉक्टर के पास चली गई है वो केस। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सेक्शन 3(2)(c) अगर हम देखते हैं, सिंगल बोर्ड एक स्टेट के लिए बताया गया है कि एक राज्य है उसके लिए सिंगल बोर्ड जो है वो रहेगा। अब आप सोचिए कि इतने सारे हमें केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं अबॉर्शन के, तो क्या ये एक बोर्ड जो है वो सारे केसेस हैंडल कर पाएगा? ये यहाँ पर काफी बड़ी समस्या निकल कर आती है। और अगर हम मल्टीपल बोर्ड कर भी देते हैं कि नहीं, एक राज्य जो है वो एक बोर्ड अगर रहता है तो केसेस हैंडल नहीं कर पाता है, तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, 10 बोर्ड जो है वो रख लेंगे। लेकिन 10 बोर्ड के लिए जो फाइनेंसेस है, रिसोर्सेस है मेंटेन करने के लिए, क्या वो स्टेट के पास है? बिल्कुल नहीं है। ये एक समस्या आती है ना। अब यहाँ पर राइट टू सिक टर्मिनेशन रिस्ट्रिक्ट किया गया है सच कैटेगरी ऑफ वुमेन जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं रूल्स के द्वारा। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे, कुछ महिलाएं जो उनको इजाजत दी जाएगी, कुछ महिलाएं जो है उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये कंसर्न्स जो है हमें कुछ देखने को मिलते हैं जिसको यहाँ पर रिजॉल्व करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको जो मेडिकल टर्मिनेशन बिल है, पहले का बोलिए, आपका बोलिए, एंड देन पूरा जो इसका सिनारियो है समझ में आ गया होगा। तो प्रीलिम्स बोलिए, मेंस बोलिए, कैसा भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसका जवाब दे पाते हो। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बाद में एग्जाम में जब आ जाएगा उसके बाद मत भूलिएगा कि मैंने चिक चिक कर बताया था लेकिन हमने नहीं सुना।
आइए यहाँ पर बात करते हैं रोल सिग्निफिकेंस ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। आपको ट्रिब्यूनल मतलब तो पता ही होगा, है ना। जो जुडिशियल मतलब कोर्ट होते हैं, ट्रिब्यूनल होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है। जो कोर्ट है हमारा, जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट है, देन हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी केस सुन सकते हैं। मतलब किसी का मर्डर हुआ है वो भी सुन सकते हैं, किसी ने अगर किसी की ज़मीन जब्त कर ली है वो भी सुन सकते हैं, किसी ने अगर समझ लीजिए कि रेप किया है वो भी सुन सकते हैं, किसी ने अगर किसी को समझ लीजिए उसका पूरी जायदाद जो है वो हड़प ली है वो भी सुन सकते हैं। मतलब सारे केसेस जो है कोर्ट में सुने जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल पर्टिकुलर एक केस के लिए बनाया जाता है। समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर रूल एंड सिग्निफिकेंस फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनल है, तो ये फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी फिल्म सर्टिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी समस्याएं आती है, कि समझ लीजिए कि फिल्म सर्टिफिकेशन जो है किसी फिल्म को नहीं दिया गया है, तो वो हाई कोर्ट जो है वहां पर जा ही सकता है। लेकिन उसके लिए अगर ट्रिब्यूनल बनाया गया है तो वो ट्रिब्यूनल जो है वहां पर जाएगा। अब ये जो ट्रिब्यूनल है जो फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए बनाई गई है, इसमें कोई मर्डर का केस लेके जाएगा क्या? नहीं, इसमें सिर्फ फिल्म सर्टिफिकेशन के केसेस जो है वही सुने जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है ट्रिब्यूनल में एंड हमारे जुडिशरी में। अब यहाँ पर अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट जो है बाय एन ऑर्डिनेंस, उन्होंने यहाँ पर फिल्म सर्टिफिकेट एबिलेट ट्रिब्यूनल जो है FCAT, उसको यहाँ पर एबॉलिश कर दिया है। ये एक सबसे बड़ा है ऑर्डिनेंस के जरिए। ऑर्डिनेंस आप सभी को पता होगा क्या है ना, कि हमारे जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है एंड प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये बहुत सारे लोग जो है वो छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी बिल अगर लॉ में तब्दील करना है तो बिल पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। मतलब वो बिल पर डिपेंड करता है कौन सा बिल है। देन अगर लोकसभा में हुआ है वहां से मेजोरिटी से पास होगा, जाएगा राज्यसभा में, वहां हुआ है देन प्रेसिडेंट की एसेंट, देन उसके बाद वो बिल जो है वो लॉ में तब्दील हो जाएगा। लेकिन कभी कभार अर्जेंसी आती है ना, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और हमें अगर लॉ बनाना है, कानून बनाना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए ऑर्डिनेंस का प्रावधान दिया गया है। ऑर्डिनेंस जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा इशू किया जा सकता है और उसकी लिमिट होती है 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। क्यों होती है वो आपको पता ही होगा, क्योंकि जब भी ऑर्डिनेंस लाया गया है उसके बाद जब भी पार्लियामेंट आता है, सेशन में आता है, तो पार्लियामेंट में वो ऑर्डिनेंस को रखना पड़ता है और अगर पार्लियामेंट वो ऑर्डिनेंस को पास कर देता है तो फिर वो परमानेंट लॉ में तब्दील हो जाता है। बेसिकली ऑर्डिनेंस टेम्पररी होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ऑर्डिनेंस के जरिए खारिज कर दिया गया है। अब जो यहाँ पर फिल्म मेकर जो है, जो सर्टिफिकेशन के इसमें कोई भी दिक्कत उनको आती है तो वो जाते हैं इस ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 इसकी इससे लाया गया है, जो अमेंड करता है सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, रिप्लेस करता है वर्ड ट्रिब्यूनल विद द हाई कोर्ट। ठीक है, तो अब हाई कोर्ट जो है वहां पर उनको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ट्रिब्यूनल की जब हम बात करते हैं तो ट्रिब्यूनल के बारे में हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों स्टैट्यूटरी बॉडी? एक्ट के थ्रू यहाँ पर बनाई गई है। 3 तरीके की बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी। जो आर्टिकल में जिक्र होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक्ट के थ्रू बनाई जाती है तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, और अगर एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू लाई जाती है तो जो नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, है ना। अब यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 सेक्शन 5D, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 1983 के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। मेन जॉब है कि यहाँ पर जो अंडर सेक्शन 5C है सिनेमेटोग्राफी एक्ट, यहाँ पर क्या होता है कि अगर सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये क्या करता है, CBFC, जो फिल्म आती है उनको सर्टिफिकेशन देता है ना। तो यहाँ पर अगर कोई समस्या आती है सर्टिफिकेशन से रिलेटेड तो इस ट्रिब्यूनल में वो जाएंगे। इसको हेड किया जाता है बाय चेयरपर्सन, 4 अदर मेंबर्स, जिसमें सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई गई स्टैट्यूटरी बॉडी, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। देन अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि क्या करता है, तो इंडिया में अगर हम देखते हैं तो सभी फिल्मों को अगर उसको थिएटर में रिलीज होना है, अगर उसको टीवी पर ब्रॉडकास्ट होना है, तो सर्टिफिकेशन जो है वो लगता है। ठीक है, अब सर्टिफिकेशन जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? सर्टिफिकेशन दिया जाता है CBFC के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा। चेयरपर्सन होते हैं, 23 मेंबर्स होते हैं, सभी अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन है 4 कैटेगरी में होता है। आप देखते होंगे ना जब मूवी कोई लगती है तो कौन सा सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये सर्टिफिकेशन किस तरीके के होते हैं, इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर यू सर्टिफिकेट अगर मिलता है, अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, मतलब यहाँ पर सभी एज ग्रुप के लिए सुटेबल है। UA अगर हम देखते हैं, पेरेंशियल गाइडेंस लगता है अंडर 12 ईयर्स। देन ए अगर हम देखते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड होता है अडल्ट के लिए, मतलब 18 साल के ऊपर जो है उन्हीं को यहाँ पर मूवी देखने को मिलती है।
एस अगर हम देखते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड होता है स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, उनके लिए। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो की डिसीजंस, देखिए अब आपको लग रहा होगा ट्रिब्यूनल जो है उसका कुछ महत्व है भी या नहीं है, जो ट्रिब्यूनल यहाँ पर दरखास्त कर गई है। तो देखिए लिपस्टिक अंडर माय बुरखा 2016 की फिल्म थी, यहाँ पर सर्टिफिकेशन जो उसको डिनाई कर दिया गया था 2017 में, लेडी ओरिएंटेड बोलकर। फिर उसका डायरेक्टर जो है अलंकृता श्रीनिवास अपील किए FCAT पर, और फिर उसको जो सर्टिफिकेशन है वो दे दिया था अंडर कुछ कट्स के साथ, ठीक है, फिल्म में कुछ कट्स के साथ। देन MSG मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे सैमसंग जो है उसने यहाँ पर डिनाई कर दिया था सर्टिफिकेशन, लेकिन FCAT वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने फिल्म को रिलीज के लिए क्लियर कर दिया, और इसके प्रोटेस्ट में जो सैमसंग है उसने रिजाइन भी दे दिया था। देन उसके बाद हरामखोर अगर देखते हैं 2015 की मूवी, वो सर्टिफिकेशन जो है CBFC के द्वारा डिनाई की गई। FCAT जो है उसने यहाँ पर कुछ कट जो है वो बताकर यहाँ पर फिल्म को क्लियर कर दिया, यहाँ पर सोशल मैसेज है ये बताकर। तो कई सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं जहां पर जो ट्रिब्यूनल है वहां पर इनको जाना पड़ा फिल्म सर्टिफिकेशन जो है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो जो एबॉलिशन है इसका मतलब है कि फिल्म मेकर को अब यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वहां पर जाना पड़ेगा। अब हाई कोर्ट जो उनके पास यहाँ पर इतना टाइम तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे केसेस वहां पर चल रहे हैं, केसेस पर केसेस, तारीख पे तारीख तारीख, तो बहुत सारे फिल्म मेकर जो है इससे खुश नहीं है। तो ये बेसिकली चीज है जो आपको यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता रहना जरूरी है। अब हमारे दो छोटे छोटे एडिटोरियल बचते हैं, स्टार्ट ऑफ अ मोर ऑथोरिटेरियन एरा। देखिए यहाँ पर चाइना जो है उसके द्वारा कोई चीज़ ऐसी की गई है, चाइना जो है लेजिस्लेचर फॉर्मली यहाँ पर उन्होंने अप्रूव किया है हांगकांग इलेक्टोरल सिस्टम को, यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया है। हांगकांग आप सभी को पता है कहाँ पर है, हांगकांग जो है अच्छा खासा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, लेकिन अब चाइना के वजह से हांगकांग जो है वो कम्प्लीटली अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन से बाहर हो चुका है, ऐसा हम यहाँ पर मान सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे हांगकांग शार्प रिड्यूस जो है यहाँ पर शेयर ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमें देखने को मिलेगा। देखिए कुछ होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड, कुछ होते हैं नॉमिनेटेड, है ना। तो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनका शेयर यहाँ पर कंप्लीटली कम कर दिया गया है। मतलब अब यहाँ पर जो चाइना है उसका कंट्रोल अब यहाँ पर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो है SAR मतलब हांगकांग जो है वहां पर बढ़ा दिया गया है। अब कैसे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पास किया गया है बाय 167 मेंबर्स, नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी, और चाइना का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ऑर्डर साइन किया जिसमें उन्होंने हांगकांग बेसिक लॉ जो है उसमें यहाँ पर अमेंडमेंट किए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न किया जाता है SAR अंडर वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल, इसके अंदर उसको गवर्न जो है वो किया जाता है। सिंस इज रिटर्न टू चाइना इन 1997, ठीक है, जब चाइना में रिटर्न हुआ तो वन कंट्री टू सिस्टम जो है उसके तरह इसको देखा जाता था, मतलब इवन जो करेंसी है वो भी यहाँ पर चेंज थी। अब चेंज जो है वो क्या हुआ है, क्या चेंज किया गया है, तो देखिए बिगेस्ट चेंज अगर हम देखते हैं हांगकांग के पॉलिटिकल सिस्टम में, तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका शेयर यहाँ पर रिड्यूस होता हुआ हमें देखने को मिलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, प्रीवियसली अगर हम देखते हैं तो 70 मेंबर जो है उसमें से 35 जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड हमें देखने को मिलते थे, अब इनको रिड्यूस कर दिया गया है 15 पर। समझ रहे हो आप, मतलब 70 में से पहले 35 यहाँ पर इलेक्टेड थे, मतलब ऑलमोस्ट 50% जो है वो हमें यहाँ पर इलेक्टेड लोग जो है वो देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर उसको रिड्यूस कर दिया गया है 15 पर। सिर्फ 15 जो लोग हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे। हांगकांगर जो है वो सिर्फ यहाँ पर डायरेक्टली वोट फॉर 20 रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ 20 रिप्रेजेंटेटिव को कर पाएंगे, और यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी भी साइज यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई है 90 पर। मतलब सोचिए 90 जो है उसमें इंक्रीज भी कर दिया है, एंड जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको डिक्रीज भी कर दिया गया है। 70 others will have broadly chosen from प्रो एस्टैब्लिशमेंट बॉडीज, मतलब यहाँ पर नॉर्मली समझ लो कि आप बहुत ही कम इलेक्टेड है, क्योंकि जो इलेक्टेड होते हैं उनके साथ जनता होती है, वो यहाँ पर अपनी मांगे उठाते हैं तो प्रोटेस्ट बढ़ती है, इसलिए उन्होंने सारी चीज़ों को खारिज ही कर दिया कि छोड़ो यार, इलेक्टेड लोग जो है बहुत ही कम रहेंगे, मतलब उनको कोई भी जो बिल है उसको रोक नहीं पाएंगे, जो भी कानून है उसको रोक नहीं पाएंगे, प्रोटेस्ट जो उसको कर नहीं पाएंगे, सबको यहाँ पर कम कर दो, है ना। कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी जो है वो सेटअप कर दी, जिससे कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है कैंडिडेट की वो यहाँ पर रिव्यू और कंफर्म जो है वो की जा सके। मतलब समझ लीजिए पूरा पूरा अपनी इसमें हड़पने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। यहाँ पर कमेटी जो है नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने की सेटअप की गई। यहाँ पर कैंडिडेट जो है इलेक्शन कमेटी मेंबर उसके लिए सही बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, है ना, फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर पूरे करते हैं या नहीं करते, अगर नहीं करते हैं तो फिर निकाल देंगे। जो लीगली चैलेंजिंग यहाँ पर है कोई भी उसको स्कोप जो है वो नहीं रहता है, ये मतलब पूरा अब चाइना जो है उसके तरीके से ही चलेगा, राजा बोले दाढ़ी हाले उस तरीके का। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर्स है डायरेक्टली इलेक्टेड, अब उनको यहाँ पर
इलेक्शन कमेटी बोलिए या लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलिए, उसमें जगह जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो मतलब पूरी तरीके से हड़पने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कंसर्न्स अगर हम देखते हैं तो वही है, उनकी जो ऑटोनॉमी उसको यहाँ पर रिड्यूस किया जा रहा है ना। मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर हम देखते हैं, वन कंट्री टू सिस्टम, यहाँ पर उनकी जो ऑटोनॉमी उसको खत्म किया जा रहा है। जो यहाँ पर ऐसे आर जो है ये प्रीवियसली अपनी ऑटोनॉमी एंजॉय करता था, उसको खत्म किया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है, यहाँ पर बीजिंग को नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग के लिए ड्राफ्ट करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पर ऑपरेट नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गन्स, है ना, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं वन कंट्री टू सिस्टम, कुछ यहाँ पर जो चाइना है उसमें जब से रिटर्न आया 1997 में, हांगकांग जो है पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी था, ठीक है, जो गवर्न किया जाता बेसिक लॉ से, जो यहाँ पर टेरिटरी को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर ये एंजॉय करने को देता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इसको छीना जा रहा है, जो ऑटोनॉमी है छीनी जा रही है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आता है रीडिफाइनिंग कॉम्बेटेंट्स, ठीक है, मतलब जो लड़ाकू होते हैं, जो लड़ते हैं, जो सोल्जर्स टाइप बोलिए, तो वो उनको रीडिफाइन यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। वही मसला है हमारा जो हमें देखने को मिल रहा था मुंबई पर जो साइबर अटैक हुआ है ना। तो साइबर अटैक की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी हमारी देखते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का जो कोर्स है हमारे एमएम एकेडमी पर चल रहा है, उसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर आता है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, हमारे हमारे सिलेबस में देखने को मिलता है ना। तो उस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहता है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए यहाँ पर हम तो एकदम ही इसमें देख रहे हैं, लेकिन जब इंटरनल सिक्योरिटी रहेगी उसमें हम एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से, एक एक सिलेबस को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड ढांचे की तरह हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको पूरा इंटरनल सिक्योरिटी का कोर्स चाहिए तो आप एमएम एकेडमी जो है डाउनलोड कर सकते हो। अभी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है तो उसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हो। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है अगर हम वो देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, मुंबई पावर सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो गई थी, ये सारी चीज़ें हमको पता है। तो इस शॉर्ट में फटाफट आप देख सकते हो कि यहाँ हो गया था, चाइनीज साइबर अटैक हमें देखने को मिल रहा था। इसकी वजह से कुछ क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं, जैसे कि कौन से कंडीशन में यहाँ पर स्ट्राइक जो है, अटैक जो है स्टेट के द्वारा किया गया है, ये हम बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल रूल जो है सेल्फ डिफेंस के, वो कब यहाँ पर लीगल रहेंगे, कब यहाँ पर कानूनन रहेंगे। प्रीमिटिव स्ट्राइक जो है वो कब अलाउड रहेगी, ये सारे क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो इन्होंने डेफिनेशन बोली गई है, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लिबर कोड ऑफ 1963 डिफाइन करता है कॉम्बेटेंट को कि सून एज अ मैन इन आर्म्ड बाय अ सोवन, मतलब किसी कंट्री जो है उसके द्वारा यहाँ पर आर्म्ड उसको दिए गए हैं, या फिर आर्मी जो है उसमें जा रहा है, टेक सोल्जर्स ओथ, यहाँ पर ओथ जो है वो ले रहा है सोल्जर की, ही इज बेलिग्रेंट, मतलब युद्ध करता जो है वो हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर हम देखते हैं तो नॉन कॉम्पिटेंट है, मतलब गैर लड़ाकू हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऑफिशियल तौर पर लड़ाकू कौन है, जो कंट्री के द्वारा उसको अपॉइंट किया गया है और वो ओथ जो है वो ले रहा है सोल्जर की, वो सिर्फ लीगल तौर पर सोल्जर है। बाकी जितने भी फाइट कर रहे हैं, वॉर फाइट कर रहे हैं, वो यहाँ पर नॉन कॉम्पिटेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 1899 में हेग कन्वेंशन जो उसने यहाँ पर और क्लैरिटी लेकर आ गई थी रेगुलर फोर्सेस पर। यहाँ पर फोर्सेस जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए उसके सबॉर्डिनेट्स के लिए। जो यहाँ पर एम्बलम है रिकॉग्नाइजेबल एट डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर दूर से ही उनको समझ में आ जाए, उनको पता चले, इस तरीके का एम्बलम जो है वो रहना चाहिए। आर्म्स ओपनली उन्होंने कैरी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि छुपा छुपा कर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन जो है कंडक्ट करना चाहिए विथ लॉज एंड कस्टम्स ऑफ वॉर, ऐसा नहीं कि कैसे भी वो कोई भी लॉ जो है वो कर रहे हैं, वो लॉ के तहत रहना चाहिए। जो भी ऑपरेशंस वो कर रहे हैं, जो भी मारधाड़ कर रहे हैं, वो लॉ के तहत रहना चाहिए और कस्टम्स ऑफ वॉर की तरह रहना चाहिए। ये जो नॉन कॉम्पिटेंट्स होते हैं, गैर लड़ाकू होते हैं, ये किस तरीके छुप के वॉर करना, है ना, देन उसके बाद बम वम फोड़ देना, इस तरीके की हरकतें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये चीज हमें यहाँ पर जानने को मिलती है। अब यहाँ पर रीडिफाइन जो है वो करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रीडिफाइन करना चाहिए 3 रीजंस की वजह से। साइबर आर्मी जो है वो यूनिफॉर्म्ड नहीं होती है और सिविलियंस जो है वो भी उसमें हमें देखने को मिलते हैं। साइबर वॉरियर जो है वो कोई आर्म्स ओपनली कैरी नहीं करते हैं, है ना। देयर आर्म्स आर मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो इनविजिबल है। प्लस यहाँ पर डर्टी ट्रिक जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है, पैसा बोलिए, ब्लैकमेलिंग बोलिए, है ना, कुछ फन के लिए बोलिए, तो ये भी सारी चीजें की जाती है, इसलिए डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद वे फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि साइबर अटैक जो है फेसलेस पर्सन होता है ना, नॉन कॉम्पिटेंट इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, पता नहीं चलता है, कुछ भी नहीं होता है ना, तो उसको केयरफुली एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइबर अटैक जो है वो डायरेक्टली किल नहीं करता है, लेकिन वो कुछ ऐसे अफेक्ट डालता है जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं।
इंटरनेशनल एक्शन जो है हैकर्स के अगेंस्ट में वो भी यहाँ पर काफी लिमिटेड है। जो फॉरेन नेशनल है सैंक्शंस से भगा देते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है, पकड़ा नहीं जाता है, कुछ नहीं होता है। इंडिया जो है उनको यहाँ पर अपने इंटेंशंस काफी क्लियर करने चाहिए, जिससे कि यहाँ पर ग्लोबल तौर पर अगर देखा जाए तो सिचुएशन जो है काफी ज्यादा वर्स ना हो। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।